અજય ક્યારે એવું વિચાર્યું હતું કે એક ગુજરાતી સ્ટોરી, સિમ્પલ ગુજરાતી સ્ટોરીમાં એટલી બધી ક્ષમતા હશે કે દુનિયા જીતી લેશે? આજે કોમ્પ્લેક્સ, રો અને અનફિલ્ટર્ડ કોન્વર્ઝેશનમાં આપણી સાથે એ વ્યક્તિ જોડાયા છે જે આપણા માટે નેશનલ એવોર્ડ લઈને આવ્યા છે એન્ડ એમની મૂવીથી એમને ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની પરિભાષા બદલી દીધી. હું કહીશ ગુજરાતી સિનેમાને એક નવી આંખ આપી. પ્રેઝેન્ટિંગ ટુ યુ ધ મેન હિમસેલ્ફ, મનીષ સાયની. Please, with a big round of applause, everyone. थैंक यू. सर चाबी लेकर आए हो? हाँ. है ना? क्योंकि आज ना दिल खोल के बात करनी है ना? वो खोल दिए मैंने एक्चुअली. खोल दिए मैंने, ना? हाँ, वो बस. बाहर फेंक दिए खोल के. शुरू से शुरू करते हैं, है ना? आई थिंक नेशनल अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है एंड हमने अभी शुरुआत की उससे पहले we had this conversation. You did mention कि आपने ढ फिल्म जब बनाई तो आपने क्लियरली सोच के रखा था कि मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है और वो हो जाता है. तो शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब इस चीज की पर्टिकुलरली? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे कहानी बहुत पहले ना मेरे दिमाग में थी. मैं पढ़ रहा था एनआईडी में. अभी क्या होता है ना, जब ये बिल्कुल प्रोडक्ट और कंज्यूमर का रिलेशनशिप ही है फिल्म बनाना, कि आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हो. तो जैसे अवार्ड्स का एक फॉर्मेट है. अवार्ड्स के फॉर्मेट में आपकी फिल्म ऑथेंटिक होनी चाहिए, कहानी अलग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वो कमर्शियली इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कमर्शियली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. उसमें उतना ऑथेंटिक होनी चाहिए कि ये सच्ची कहानी है, उसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, और कुछ एक क्राइटेरिया जैसे सिंक साउंड हो फिल्म में, ये सब हो, तो वो चीजें निकल के आती है. और मेरी प्रैक्टिस जैसे एक फिल्म मेकिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो ऐसा ही सिनेमा बनाने की होती है. तो पहली बार और हम कभी भी ना, कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं ना पढ़ के, मुझे पता नहीं कितने बच्चे हैं ऐसे या कितने इंस्टीट्यूट ऐसे जिनको बताया जाए कि कमर्शियल फिल्म ऐसे बनेगी. तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि आप एक ऑथेंटिक अच्छी फिल्म बनाओ. मेरा टारगेट यही था कि यार पता नहीं ऑडियंस देखने आएगी नहीं आएगी, इसमें हीरो हीरोइन नाच गाने नहीं है. मेरे पिताजी बोलते तेरी फिल्मों में गाने नाच गाने नहीं होते हैं. मैं बोला हाँ, वो मसाले वाली नहीं होती थी. मैं कोशिश कर रहा हूँ मसाले वाली बनाने की. मसाला खाने से ना पेट भी खराब हो जाता है कई बार. क्या बात है. तो मैं सोचा एक सीधी सादी फिल्म बनाते हैं और लेट्स टारगेट फेस्टिवल्स एंड नेशनल अवार्ड. क्योंकि देखिए, मैं एक बात मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ और मेरे को कुछ हेजिटेशन नहीं है बोलने में, क्योंकि गुजराती में अभी कंपटीशन इतना नहीं है. जब आप गुजराती में अप्लाई करते हैं नेशनल अवार्ड के लिए, तो आपके पास वहाँ पे 8 से 10 फिल्में ही होती है और 4 या 5 फिल्म मेकर बेचारे ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्ट प्रोसेस पता भी नहीं होता है. तो अगर आप टारगेट कर रहे हो नेशनल अवार्ड जीतने का और आपने एक अच्छी फिल्म बना दी ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हो जाती है. तो मेरी पहली फिल्म में टारगेट यही था कि यार हम शायद कमर्शियली बना नहीं पाए फिल्म, इतना बजट नहीं है, बड़े एक्टर्स नहीं है. नसीर साहब थे जो और वो भी ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं. तो वो सब चीजें सारे जो टिक मार्क थे वो क्लियर निकल गए और एग्जैक्ट फिल्म ने वैसा ही किया. क्योंकि आपको एज अ फिल्म मेकर बहुत जरूरी है ये समझना कि आपकी फिल्म को कौन लोग देखेंगे और कौन अप्रिशिएट करेंगे. अगर आप कुछ नाच गाना करने वाले हो, एक स्टेज पे आप जाने वाले हो और आपको पता ही नहीं कि वो टारगेट ऑडियंस आपकी है या नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा. तो ढ का हमको क्लियरली पता था यार, सिर्फ ऐसी ऑडियंस को कैटर करेंगे. जैसे फेस्टिवल में भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल काफी बड़ा फेस्टिवल है. लाइक आप गूगल सर्च करेंगे तो वर्ल्ड के टॉप 7 में आता है. राइट. तो फिल्म ने उधर अपने जगह बना ली, फिल्म उधर स्क्रीन हुई किड्स सेक्शन में. उसके बाद मतलब मेरी पहली फिल्म थी और शायद मैंने जिस कंट्री में ना घूमना उस कंट्री में फिल्म को हम घुमा चुके थे. तो बहुत अच्छा ये रहा और मतलब वही चीजें एज पर प्लान ही रही. पर एक बहुत अच्छी बात आपने कही, टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहली फिल्म है ना, और आप पकड़ लेते हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी है. तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि इट जस्ट हैपेंड या नहीं, मतलब इट्स पार्ट ऑफ प्लान. हाँ, तो बिकॉज मैं थोड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं. एक होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और एक होता है जो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है. आई थिंक आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो अभी, राइट? बिकॉज कहीं ना कहीं एक प्लान था, रिजल्ट सोच के रखा था और वो हो रहा है, राइट? बट एट द सेम टाइम आई थिंक आपकी बात ये भी जा रही है इस तरह की यू वांटेड टू फॉलो द प्रोसेस कि यार ऑडियंस को समझो, ये करो, जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एक अच्छी सब्जी बनाने के लिए, आपको वो पता थी, है ना? तो ये कहाँ से, मतलब तो चलो ये काम करते, थोड़ा और पीछे ही चलते ना इसको जी. कि कहाँ से शुरुआत हुई, स्टोरी टेलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको कब ऐसा लगा कि ओके आई वांट टू मेक फिल्म्स, या
इस पे फोकस करना है। स्टोरी टेलिंग की तो मैं इससे पहले मुझे पता नहीं था, और ये ना एक एक जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही अलग और अजीब बात है कि आप डायरेक्टर बन जाओ, आप हाँ प्रोड्यूसर एग्जैक्टली बन जाओ, तो करेक्ट। आप सोच भी नहीं सकते, हाँ मतलब आप घर पे भी नहीं बता सकते, घर वाले समझेंगे कि कुछ सस्ता माल मार के तो ऐसी चीज है। तो मैं एनआईडी आया और एनआईडी आके आप मैंने एनिमेशन का कोर्स में मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एनिमेशन पढूं, और एनिमेशन पढ़ते पढ़ते ना एक कंट्री ईरान की फिल्में हैं, अगर आप देखें ना, अरे आई लव वॉचिंग ईरानी फिल्म्स। यस, तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन, बैग ऑफ राइस, ठीक है, थ्रू द ऑलिव ट्रीज, ये कई फिल्में थी मैंने देखी, और तब मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था। उससे पहले मैं हरियाणा के थिएटर्स में घातक, जीत, जिद्दी ये सब देख के आया था, मैं सनी देओल का फैन था, इंडियन तो इधर मैंने देखा और मेरे को लगा यार ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, इतनी रियल फिल्म है, मतलब आपको लग रहा है आप किसी विंडो में से कोई लाइव देख रहे हो, आपको लग नहीं रहा आप फिल्म देख रहे हो। मेरे को लगा हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते। फिर एक स्वाश करके फिल्म आई थी 2004 में, मराठी फिल्म, फिर वो मैंने देखी। लकीली क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर स्वाश के जो एडिटर थे वो एनआईडी में पढ़ाने आए और उन्होंने प्रोसेस बताया कि वो फिल्म कैसे बनी थी। तो वो मेरा पहला एनकाउंटर था और मेरे को लगा कि नहीं, मैं एक्चुअली मेरे पास ऐसी कहानियां हैं और मैं ऐसी फिल्में बना सकता हूँ। आप देखेंगे मेरी पहली 2 फिल्मों में बच्चे हैं, और वो किड सेंट्रिक फिल्म ही है, बचपन की कहानी है दोनों ही। वो बहुत हाई इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं आपको सर एक बात बताता हूँ, अच्छी फिल्म है ना, किसी के हार्मोन्स भी चेंज कर सकती है लाइफ टाइम के लिए। वाओ, तो वेरी 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 ब्यूटीफुली सेड। हाँ, क्योंकि आप देखिए कई बार क्या होता है ना, एक जगह पे लड़ाई हो जाती है और पता चलता है कि यार वो कुछ एक वायलेंस वाली फिल्म देख के आए, कोई लाइफ में कोई डिसीजन लेना, कोई लाइफ में सीरियस हो जाता है, मेरे को कुछ करना है, मैंने एक फिल्म देखी, उसका प्रोटैगनिस्ट, उसका हीरो ऐसे करता है और अपने आप को प्रूव करके दिखाता है, और इमोशनल लोगों को फिल्म बहुत जल्दी कनेक्ट करती है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करती है। और हमारी फिल्म, इंडियन फिल्म में तो ये होता है कि अच्छा आदमी जीतता है। हाँ, तो कई बार फिल्में आपको एक ट्रैक देती है, आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट देती है। हाँ, तब मेरे को लगा यार ऐसी कहानियां मेरे पास है, मेरे को ऐसी फिल्में बनानी है। मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूंगा, एनआईडी में एनिमेशन का कोर्स भी है और फिल्म मेकिंग का कोर्स भी है। तो तब मैंने स्विच किया। मेरी जूरी भी सरप्राइज थी कि नहीं तुम एनिमेशन अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। बोले नहीं सर, मेरे को फिल्म बनानी है। बोले नहीं, फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हो और ये है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, और फिल्म बनाना आप पे डिपेंड नहीं करता, एक बहुत बड़ी यूनिट पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, हाँ। आपको अच्छी कहानियां चाहिए, आपको प्रोड्यूसर चाहिए, सिनेमेटोग्राफर चाहिए, अच्छे एक्टर्स चाहिए, ताकि आप फिल्म को प्लेस कर सको। राइट। मैंने बोला नहीं, आई टेक दैट चैलेंज, बट मेरे को फिल्म बनानी है, क्योंकि वो चिल्ड्रन ऑफ हेवन देख के, सत्यजीत रे की फिल्में देख के मेरे को ना ऐसा लाइफ दिखी, मेरे को लगा यार हम कर सकते हैं सब कुछ। तो दैट वाज द रूट। एक वो कहते हैं कि पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट यहाँ से ट्रिगर कर गया और आपको लगा कि अब ये करना है। जी जी। आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड वाचिंग चिल्ड्रन ऑफ हेवन। यस। वक्त निकाल कर, वक्त हो तो नहीं, मैं कहूँगा वक्त निकाल कर ये फिल्म देखना, यू विल रियलाइज कि फिल्म मेकिंग क्या है और वो क्या कर सकता है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कि आप बैरियर भूल जाएंगे। एक कंट्री जो बीच में 2 कंट्रीज को छोड़ के हमारे उधर है, उसके और हमारे कल्चर में कुछ डिफरेंस है, मतलब आपको ह्यूमन ये दिखेगा। फिर एक फिल्म मैं और रेकमेंड करूंगा, बाइसाइकिल थीव्स। ओके। एक इटालियन फिल्म है, और ये सब नियो रियलिज्म वाली फिल्में थी। नियो रियलिज्म मतलब जिसमें जैसी दुनिया दिख रही है वैसी फिल्म ही है। तो बाइसाइकिल थीव्स में भी एक बच्चा है और उसका फादर है, और उनकी साइकिल चोरी हो जाती है। जिस दिन साइकिल आती है तो बच्चा बहुत खुश होता है कि पापा की साइकिल आ गई और अंकल घूमेंगे और पोस्टर लगाएंगे, पोस्टर लगाते हैं फिल्म के। और अगले दिन वो साइकिल चोरी हो जाती है और वो अपने फादर को देखकर वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं साइकिल को ढूंढने के लिए। तो आप इन चीजों से इतना कनेक्ट कर जाते हो, इतना इसमें हीरोइज्म नहीं है, लेकिन वो इमोशनल वैल्यू जो है ना, राइट। तो ये आई थिंक आपको टाइम मिले तो प्लीज ये 2 फिल्में देख डालिए, और दोनों ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे या प्राइम पे, कहीं पे मिल जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है कि इमोशंस तो कॉमन ही है हर कंट्रीज में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कल्चर्स बदल जाएंगे, डिफरेंट होंगे, पर इमोशंस तो वो जो हम बात कर रहे थे कि साइकिल चोरी हो जाती है, तो वो इंडिया में भी लोग ऐसा ही फील करेंगे जैसा बाहर होगा, राइट? Exactly. The feeling, the emotion is the same. So do you think you've managed to crack that part? Yes, because मैंने ना एक चीज समझी, आप लाइव एक्शन छोड़ दीजिए, आप फाइंडिंग नीमो है या कोई एनिमेशन फिल्म हाँ, है, बिल्कुल, उसमें भी लाइक
जानवरों में भी इतने अच्छे से वो इमोशन उन्होंने डाले हैं, तो हमको ये, और जो इमोशनल वैल्यू है, मैं अगर कोई किसी को फिल्म बनाने में इंटरेस्ट है, अगर किसी को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आपको ना इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना है फिल्म बनाते टाइम, लिखते टाइम, क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन जो होता है ना, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, आप समझ रहे हो क्या बात बोलने से किसी को बुरा लग सकता है, क्या बात बोलने से किसी को अच्छा लग सकता है, किस बात से कौन हंसेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो चीजें फिल्म बनाती है। और देखिए हम बोलते हैं ना, फिल्म देख, अभी जैसे जय माता जी आई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार वो एक सीन था जिसमें वो दादी को लेने जाता है, दूसरी दादी को, और वो रोता है जब वो एक्सपायर हो जाती है। तो उसमें मैंने लोगों से तो बोला कि मैंने यार कनेक्ट किया, मतलब मैंने ना, एक मेरे दोस्त है जो फिल्म मेकर है, उन्होंने बोला कि मैंने पिछले 4 महीने से मेरी दादी से बात नहीं की थी, और वो जब मैं सीन देख रहा था, मेरे को लग रहा था अभी मैं थिएटर से बाहर निकल के एक बार उनको कॉल कर लूं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइक ये वाला सीन लिखते टाइम जब मैं लिख रहा था, तब भी मैं रोया था। while shooting, me, मलार, all the crew were crying, मतलब क्योंकि वो सीन ही ऐसा था, मतलब मलार का तो ऐसा हो गया था, मैं उसको बोल रहा था नहीं हो गया, मलार कट कर दिया अब, तो बोले सर मेरे को 2 मिनट दो, तो मैं देखा वो नीचे जाके he was crying, तो उसने बोला कि नहीं कुछ इमोशनल कनेक्ट हो गया। while editing I was crying। तो इमोशनल कनेक्ट अगर आप अपनी फिल्म से नहीं करोगे ना, तो उस हॉल में जो 200-300 लोग बैठे उस थिएटर में, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए बोलते हैं कि फिल्म अगर आपने ऑनेस्टी से बनाई तो काम करेगी, ऑनेस्टी से नहीं बनाई तो काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर फिल्म, कि अबाउट दैट इमोशंस, कि आप फिल्म में ब्रदर, जैसे बाइसाइकिल थीव्स का मैंने एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन में 2 भाई बहनों की कहानी है, तो उनका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी में फिर इमोशंस करेक्ट दिखते हैं। क्या ऐसा ही करेंगे, एक भाई बहन, एक छोटी बहन, भाई के जूते गायब हो गए तो उसको इतना ही बुरा लग सकता है उस चीज को लेकर। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, अगर आप फिल्म बना रहे हो तो। वाओ, मजा आ रहा है। थैंक यू सर, सच बता रहा हूँ, सवाल जो लिखे थे ना बिल्कुल उस डायरेक्शन में हम लोग नहीं है, हम कहीं और ही जा रहे हैं। आई थिंक हाँ, जाना भी नहीं चाहिए, लेट्स गो विद द फ्लो। हाँ नहीं, या आई मीन यस, इट्स जस्ट लाइक, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि अब इसके बाद का सवाल इसमें क्या लिखा था, राइट, मतलब लीस्ट बॉदर्ड। थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ढ फिल्म ले लो और अभी रीसेंट फिल्म ले लो जय माता जी, बहुत फर्क है, राइट। और कंपैरिजन सही नहीं है, बट जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इम्तियाज अली की फिल्म्स देख लो, है ना कहीं वो टोनैलिटी थोड़ी सिमिलर है। मतलब जो शायद मैंने रॉकस्टार में देखी टोन जो रॉकस्टार में देखा, जो तमाशा में देखा, जो शायद खैर लैला मजनू के भाई की फिल्म थी, बट हल्का जो उनका थोड़ा जो भी था, मैं देयर इज दिस सिमिलैरिटी, राइट, टोन में। और मुझे लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होता है उसको ब्रेक करना, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ यू थिंक, दैट्स हाउ यू लुक द वर्ल्ड। उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू यू, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू यू, हमने ढ फिल्म देखी, हमने जय माता जी देखी, टोन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू फाइंड दैट और उसको ब्रेक करके फिर यहाँ आना? जैसे 2-3 चीजें हैं, कुछ चीजों में फर्क है, शायद कुछ चीजों में नहीं होगा। एक तो आई कॉल माई सेल्फ एज अ स्टोरी टेलर, नॉट एज अ फिल्म मेकर। तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने गांधी कंपनी बनाई, ढ बनाई, तो कई लोगों ने बोला कि अच्छा बच्चों की बना रहे हो, अभी बड़े लोगों की भी बनाओ। तो शुभ यात्रा अलग टोन था, बहुत अलग। यस, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है जो अभी ऑनलाइन नहीं है, गिद्ध करके एक शॉर्ट फिल्म है। गिद्ध में संजय मिश्रा ने एक्टिंग की, 20-24 मिनट की फिल्म है। गिद्ध लास्ट टू लास्ट ईयर उसका ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में ऑफिशियली एंट्री हो गई थी, मतलब जो टॉप 100 रहती है, वो एलिजिबल हो गई थी। एंट्री, सॉरी, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट इट वाज एलिजिबल फॉर एकेडमी कंपटीशन, जो टॉप 100 फिल्म्स रहती है, और टॉप 25 तक ये रहा था उसका। तो मेरा हर बार ये ट्राई रहता है कि आप एक अलग टाइप की कहानी, अलग टाइप का नैरेटिव ट्राई करो। देखिए, जैसे आप आरजीवी की, राम गोपाल वर्मा की फिल्म में देखोगे ना, उनका एक टोन है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे बीच में, जैसे रंगीला अलग थी,
और सत्यालक की। हाँ, धर्मा का एक स्टाइल है अपना, करेक्ट, यशराज का अपना एक स्टाइल है, तो टी सीरीज का अपना एक स्टाइल है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इस बार ये कहानी ना थोड़ी अलग ऑडियंस के लिए बनाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे एक चीज कॉमन रहेगी कि बहुत ज्यादा हीरोइज्म नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल। जैसे जय माता जी में बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि अच्छा लास्ट में मल्हार का थोड़ा और ये आता, कैरेक्टर आता तो मजे आते, थोड़ा और 5 मिनट मल्हार के हमको देखने थे। तो बोले इट वाजंट अबाउट मल्हार कैरेक्टर। मल्हार का कैरेक्टर ऐसा ही था कि वो चुपचाप कुछ करके निकल गया, बस वो दादी के लिए उसने किया और वो चुपचाप करके ना वो अपने काम में लग गया कि अभी उसको खुद का ये करना है। तो मैं हीरोइज्म से थोड़ा पीछे रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है हम सब ह्यूमन है और सब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं जिनके बड़े इम्पैक्ट रहते हैं। दूसरा, जैसे आपने बोला जो फर्क दिख रहा था कुछ चीजों का, ये था कि जय माता जी हमने प्लान की थी एक बड़ी ऑडियंस के लिए। जय माता जी में ना बहुत सारे लेयर्स है जिनमें मेटाफर्स भी है, ठीक है। जैसे और तो जय माता जी को एक नॉर्मल ऑडियंस जिसको हंसना है, जिसको इमोशन एक्सपीरियंस करना है, वो भी देख सकती है। जय माता जी को एक इंटेलिजेंट ऑडियंस है, जैसे मेटाफर की मैंने बात की कि एक बॉटल है जिसमें से तेल बाहर निकल रहा है, पेट्रोल ब्यूटीफुल सीन एक्चुअली। तो उसका मतलब ये रायता फैल चुका है, अभी प्रॉब्लम होने वाली है देखना, और वो तभी बोलते हैं कि काका वापस आएंगे देखना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, तो वो भी थी, वो अंडर लेयर थी जो जिसको समझ में आ गई। इनफैक्ट जैसे दूसरी वाली दादी है जो वृद्धाश्रम में रहती है, तो मैं सबको ये बोल रहा था कि फिल्म में सब बुरे नहीं है, उसका लड़का अच्छा था, उसके लड़के ने कुछ अच्छा किया, लेकिन सफर सबको करना पड़ता है, प्रॉब्लम सबको होती है, अच्छे लोगों को भी सफर करना पड़ता है, और तभी हमको बुरा लगता है देख के, अरे यार उसका लड़का तो अच्छा था, उसने तो बेचारे ने अच्छा किया, फिर भी उसकी माँ आज वृद्धाश्रम में बैठी हुई है। तो वो सारी चीजें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। ढ मेरे लिए एक सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें आपने बहुत ऑथेंटिक होके बातें बताई कि 3 बच्चों को जादू से पास होना है। ये प्यारी सी कहानी है, वो हो सकते हैं नहीं हो सकते, जादूगर को चिट्ठियां लिखते रहते हैं। इधर क्या था, इधर बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, टेढ़ी फैमिली है, इमोरल फैमिली है, पैसा निकालना है, एक औरत है जो वापस वृद्धाश्रम से आई है, उसके इमोशनल एस्पेक्ट भी है, लेकिन उसको बदले भी लेने हैं, उसका पुराना प्यार भी आ रहा है, तो बहुत एक्चुअली मैसअप है स्क्रिप्ट देखे तो यही था। तो इस बार मेरे को ये करना था कि चलो ठीक है, थोड़ा कुछ कमर्शियल अटेम्प्ट करते हैं। कमर्शियल मतलब देखो, कमर्शियल फिल्म में ना हो बनाई नहीं जाती, कमर्शियल तो बन जाती, ज्यादा लोग देखेंगे फिल्म कमर्शियल बन जाएगी। कोई सोच के नहीं बनाता है, वो बनाता है वो बेवकूफी है। मतलब आप कैसे मेरे को कई लोग बोलते हैं कि हमको ना ऐसे बड़ी फिल्म बनानी, कमर्शियल फिल्म बनानी, फिर मैं चुप बैठ जाता हूँ, कैसे बनाओगे बड़ी, बड़े सारे एक्टर्स लेंगे, ओके। मैं बोला आप ज्यादा एक्टर लोगे तो कम कमर्शियल बनेगी, बोला ऐसे कैसे, ज्यादा एक्टर लेंगे तो कमर्शियल बनेगी। मैं बोला नहीं, आप पे लोड आ जाएगा ना फिल्म पे इतने एक्टर का पैसा डालने का। तो उसमें ये होता है कि आप कहानी ऐसी चूज करो, उसका ट्रीटमेंट ऐसा चूज करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। तो फैमिली ड्रामा, एक कॉमेडी, एक मैसेज वाली बात, आप अच्छे से बहुत सारे लोगों को मैसेज देते हो हंसते हंसते, तो इसका पोटेंशियल होता है कि ज्यादा लोग देखें। राइट, एक की जगह 3 लोग फिल्म देखने आए, ये फैक्टर मैं पहले नहीं मानता था। मेरे को लगता है जिसको फिल्म देखनी है वो देखेगा, 200 300 400 में देखेगा। लेकिन मैंने एक दिन बैठ के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैंने डिस्कस किया कि मैं बोला सर हम क्लेम कर रहे हैं हमारी फिल्म फैमिली फिल्म है, बोले सही बात है, और मेरी फिल्म में दादी भी आएगी, पापा भी आएंगे, मम्मी भी आएगी, 2 बच्चे भी आएंगे, तो 5 से 6 लोग फिल्म देखने आ रहे हैं। 200 रुपए पर टिकट भी हम मान के चले तो 6 लोग आ रहे तो 1200 रुपए टिकट हो गए। उसके बाद 2 बच्चों ने बेचारे ने पॉपकॉर्न मांग लिया साइड में देख के, दादी तो मांगेगी नहीं बेचारी, दादी के दांत है नहीं बता 2 बच्चों ने मांग लिया तो क्या होगा, मतलब ये 2000 से ऊपर का चला जाएगा। और हमारी फिल्म तो मैंने टारगेट की मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी है। तो बोले सही बात है। मैं बोला 99 हम थ्रू आउट रखी, तो मैंने बोला कि थ्रू आउट हम 99 रखते हैं, मेरे को नहीं कमाना, मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिल्म दिखानी है। उन्होंने क्या बोला, बोले ठीक है लेकिन थिएटर लॉस में चले जाएंगे, बहुत सारे थिएटर है जो बेचारे रेंट पे ये रह रहे हैं, तुमको कमा के मतलब तुम्हारी फिल्म चलाएंगे तो उनको कैसे होगा। तो बोले 1 या 2 दिन कर सकते, ज्यादा दिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इकोसिस्टम भी बैलेंस करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है, जो मतलब बहुत सारी चीज है। तो कई बार मैं सही बताता हूँ, एज ए प्रोड्यूसर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कमाना नहीं चाहता हूँ, कई बार मैं चाहता हूँ ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक माहौल बने फिल्म देखने का। लेकिन वो भी मेरे हाथ में कई बार नहीं रहता है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि थिएटर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अपनी हमने फिल्म बनाई है और वहां पे हम चला रहे हैं, उनको भी दिखानी, उनको भी सर्वाइव करना है। तो ये सारी चीजें
सॉरी मैं थोड़ा बात से इधर उधर चला जाता नहीं सर, मैं तो सोच रहा था कि कितनी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है. The beautiful part of this complex, raw and unfiltered conversation is this कि यहाँ से वहाँ चले गए कोई बात नहीं है. हाँ. आई थिंक हम गुजराती इंडस्ट्री, खैर मुझे उस पर भी अलग से आना था, पर जब बात निकली है तो मुझे पूछना था कि एक बहुत बड़ा गैप है. प्रोड्यूसर्स की बात करें और डायरेक्टर्स की बात करें, राइट. एक्टर्स पे अभी हम नहीं आते, थोड़ा बैक एंड की बात करते हैं. इसीलिए आई थिंक वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड गुड प्रोड्यूसर्स, है ना. सबसे पहले इस पे आपका क्या टेक है व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स? ये एक हो भी सकते हैं, ये एक नहीं भी हो सकता है. हमारी इंडस्ट्री में ये किस तरह भी ऑपरेट हो रहा है? देखिए प्रोड्यूसर ना बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है. प्रोड्यूसर का मतलब पैसे लगाना नहीं होता है, वो फाइनेंसर्स होते हैं. ठीक है. आई थिंक हमारी ऑफ कैमरा एक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जो मैं चाह रहा हूँ आप दोबारा दे वो एग्जांपल. वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल. आपने बोला था कि बिल्डर और आर्किटेक्ट में जो डिफरेंस होता है, वही एक डिफरेंस है, वो हमको समझना पड़ेगा. प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर एग्जैक्टली वो होता है जिसको A to Z पता होता है. डायरेक्टर को A to Z ना पता हो ना, D to X पता हो तो चलेगा. तो डायरेक्टर का जॉब होता है अच्छी कहानी से अच्छी फिल्म बनाना, और अच्छी फिल्म बना के एक प्रोडक्ट में एक हार्ड ड्राइव प्रोड्यूसर को दे देना, सर ये देखो ये अच्छी फिल्म बनी है. अच्छा डायरेक्टर इतना कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. अच्छे प्रोड्यूसर को पता है कि कौन सी फिल्म ज्यादा लोग देखेंगे या कौन सी फिल्म फेस्टिवल में चलेगी, कौन सी फिल्म को बनाना चाहिए. उस फिल्म की कास्टिंग का भी प्रोड्यूसर को पता होता है. बहुत सारे अच्छे प्रोड्यूसर है जिनको मैं जाके बताता हूँ, सर ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ और इसकी ये कास्टिंग है. बोले ये कास्टिंग नहीं, इसमें ये कास्टिंग करो. और मैं एक्चुअली एक दिन बैठ के सोचता हूँ तो मैं बोले उसने परफेक्ट बोला था. एक्चुअली मैं ये कास्ट लूँ तो लोग भी ज्यादा आएंगे, ये एक्ट भी अच्छा करेगा और फिल्म का स्केल भी बढ़ेगा और प्लेसमेंट भी अच्छा होगा. अभी क्या होता है ना, सबको नहीं पता है, OTT को नहीं पता होता गुजरात में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है. उनके कुछ टिक मार्क होते हैं, ये एक्टर ले लिया, ये डायरेक्टर ले लिया, इतना प्रोडक्शन है, चलो ठीक है ले लेते हैं OTT. मैं बोलता हूँ ये क्रिएटिव प्रोसेस है. अच्छी फिल्म कौन सी होती है? जो आज से पहले नहीं बनी, आज बनी और लोगों ने बोला कुछ नया है इस फिल्म में, मैंने कुछ नया देखा. तो अच्छा प्रोड्यूसर उन चीजों को संभालता है. तो गुजराती इंडस्ट्री की हम बात करें, गुजराती इंडस्ट्री पे अगर हम आए तो यहाँ पे जरूरत है, जितने अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत है अच्छे प्रोड्यूसर की. अभी क्या हो रहा है सर, अभी बहुत सारे पैशनेट इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके पास पैसा है, उनको प्रोसेस नहीं पता है, वो अच्छी कहानियां भी अच्छी होती है, उन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अच्छी नहीं बन पाती है. एक पॉइंट के बाद डायरेक्टर निकल जाते हैं और उनको पता नहीं होता क्या करना है. मैं बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर से भी मिला हूँ जिन्होंने मेरे को बोला यार, इन्होंने पहले मेरे को बोला था 1 करोड़ लगाना है. हमने बोला ठीक है, हमने 1 करोड़ का अरेंजमेंट किया, फिल्म बन गई. अब ये बोल रहे 1 करोड़ रिलीज में लगेगा. हाँ. ये तो इन्होंने पहले नहीं बोला था. मैंने बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बहुत सारे कंट्रीज में फिल्म प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर्स के कोर्स होते हैं. ओह ओके. तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि एक्चुअली फिल्म प्रोड्यूसिंग क्या है, फिल्म कैसे बनानी है, कैसे सेव करना है. बहुत सारे कंट्रीज में सब्सिडी कैसे चल रही है, कैसे, जैसे कई लोग प्लान करते हैं एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया में शूट किया, एक पार्ट इधर शूट किया, उससे सब्सिडी. तो बिजनेस को ओवरऑल बचाना है, आप लॉस में नहीं जाए. एक प्रोड्यूसर अगर लॉस में नहीं जाता है ना, वो 3 फिल्में और प्रोड्यूस करेगा. लेकिन एक प्रोड्यूसर जिसको पहली बार आते ही लोगों ने खा लिया. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ अभी आपको. प्रोड्यूसर को लेके मेरी बहुत सिंपैथी रहती है. प्रोड्यूसर का शुरू से ही बैंड बजना शुरू होता है. मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अवेयर कर रहा हूँ इस चीज को, इससे आप अवेयर रहे. जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर एक कहानी ढूंढेगा. सबसे पहले प्रोड्यूसर की एक खुद की टीम होती है, जो प्रोडक्शन टीम होती है. वो अगर ऑनेस्ट नहीं रही तो वहां पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. प्रोडक्शन टीम में जहाँ पे 3 रुपया लगना है वहां पे 2 रुपया लगा या 4 रुपया लगा, वो टीम डिसाइड करती है. वो या तो प्रोड्यूसर के पैसे बचा देगी, सही चीज लेके आएगी. जैसे मैं लकी रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन टीम है, मेरे EP है अनिरुद्ध को लेके मैं इतना सिक्योर रहता हूँ क्योंकि अनिरुद्ध का रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मैं कितनी गालियां दूं, चाहे कितना, अनिरुद्ध मेरे को ये लोकेशन चाहिए, आप मिलेगी, आप 2 दिन वेट करो. तो वो क्या करेगा, ये लोकेशन भी दिलवाएगा और जो 5 रुपए थे उससे 4 रुपए में लेके आए. क्योंकि क्या होता है ना, एक माइंडसेट है. आज इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दूसरे पॉडकास्ट में मैं डायरेक्शन में आ जाऊंगा. तो यार ओके. एक माइंडसेट क्या है ना कि फिल्म बन रही है ना, तो उसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है. हम कहीं पे शूटिंग करने जाते हैं ना, तो वहां पे होते हैं कि फिल्म वाले आए ना, इनके पास एक्स्ट्रा पैसे है,
निकलवाते हैं पैसे। एक गली में शूट करने का पैसा लगेगा, आप ये मेरा घर लोगे तो इसका 30,000 का रेंट है पर डे का। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, बहुत कॉमन है गुजरात अहमदाबाद में अभी, क्योंकि सबको आदत पड़ गई अभी कि 2-3 जगह पे हम जाएंगे, ये घर आप दे दीजिए, जो मैंने 3,000 रेंट पे लिए थे पर डे में, अभी उनका 35,000 रेंट है पर डे का। बॉम्बे से टीम आएगी, वो कर देते। तो आप एक बात समझो, जैसे ही मैंने 2 से 2.5 करोड़ क्रॉस किया एक फिल्म बनाने में गुजराती में, आप रिस्क में आने शुरू हो गए। मतलब 2 से 2.5 करोड़, आपका अगर 7 करोड़ का कलेक्शन रहा बॉक्स ऑफिस पे, तब आपके 2 से 2.5 करोड़ रुपए वापिस आएंगे, क्योंकि ऐसा ही रहता है। 30% वापिस आता है एक टिकट में से, सब कुछ कट के, टैक्स कट के, डिस्ट्रीब्यूटर्स रेशो कट के, एग्जीबिटर्स ये अमाउंट कट के, सब इतना आता है। तो आप ये सबसे पहले मैं वापिस आता हूँ, तो सबसे पहले वो प्रोडक्शन टीम, उसके बाद एक्टर्स से नेगोशिएशन, वो आपका पैसा लेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्टर ने अच्छी फिल्म बना दी, डायरेक्टर आपको देख के लगा है मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि 90% तो यही होता है यार फिल्म ठीक ठीक है, प्रोड्यूसर को समझ में भी नहीं आता है चलेगी नहीं चलेगी। उसके बाद फिर वो फिल्म चली या नहीं चली, और चली तो कितनी चली। तो ये रेशो 5% का ही है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि डायरेक्टर अच्छी फिल्म पे, प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको और 2-3 चीजें चाहिए कि इसका ओटीटी का इतने में डील हो जाए, इसका इधर से, और वो पैसा कैसे रिकवर हो। तो ये सबसे रिस्कीएस्ट जॉब है। तो इसमें आपको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप कितने पैसे लगा रहे हो, इसका कौन सा चंक कहाँ से निकलेगा, और कितने पैसे लगाने हैं। लाइक एक बहुत पॉपुलर सेइंग है इसमें कि फिल्म डजंट फेल, बजट फेल्स। ओह वाओ। आपने एक फिल्म पे आपने 10 रुपए लगाए, अगर आप इस फिल्म पे 4 रुपए लगाते ना, तो आप रिकवर कर जाते बहुत अच्छे से। आपको 10 नहीं लगाने चाहिए थे। आपको प्रमोशन में कितना पैसा लगाना है, आपको, मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी है जो रिलीज होंगी, रिलीज के बाद पैसा कमा लेगी, तो उनका प्रोडक्शन का निकल गया, प्रमोशन का पैसा नहीं निकला। उन्होंने 1 करोड़ में बनाई, 1.5 करोड़ का प्रमोशन कर दिया, 1 करोड़ तो निकल गया, 1.5 करोड़ अटक गया। फिर आप ओटीटी पे जा रहे हो, तो उनका रिकवर भी हो जाए ना, प्रोड्यूसर बोलता है मेरा रिकवर भी हो जाए ना, तो मैं दूसरी फिल्म बना दूंगा इसी। अब रिकवर नहीं हुआ तो कहाँ से बनाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि प्रोड्यूसर को पहले पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कहाँ से फिल्म जाती है, कितने में बनती है, कौन कैसे बना रहा है। और आई थिंक 2 से 3 महीने वो कहानी लेके बैठे, लोकेशन समझे, डायरेक्टर के साथ बैठे कि कितने बजट में बन जाएगी, उसको ट्राई करे कितना कंप्रेस करना है। और रीजनल फिल्म क्या होती है ना, ये हमको कभी भी 20 करोड़ 30 करोड़ की ओपनिंग नहीं देंगी, 30 करोड़ छोड़ दिए, 2 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं देती है। तो ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है। दूसरे तीसरे वीक में पिकअप करनी शुरू होती है। दूसरे तीसरे वीक में आपको, आपके लिए थिएटर खाली नहीं बैठे, 2 वीक में तो कोई ना कोई हिंदी फिल्म आ जाएगी, हॉलीवुड आ जाएगी। गुजरात में प्रोसेस क्या है ना, गुजरात में हम प्रेफर करते ज्यादा हिंदी या हॉलीवुड देखना बजाय गुजराती के। तो प्रोड्यूसर्स को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज के बारे में। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अगर डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, कभी कभी इतना इन्वॉल्व हो जाते हो बिकॉज इट्स योर ओन बेबी, इट्स योर ओन प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं आप इस साइड, प्रोडक्शन साइड पे ज्यादा फोकस या फिर छूट जाता है, आप थोड़ा लेवरेज ले लेते हो। तो डू यू थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू? दिस इज राइट थिंग, पर जैसे आपने बोला ना करेक्टली कि इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि किस टाइम पे आपको प्रोड्यूसर होना है, किस टाइम पे आपको डायरेक्टर होना है। वो बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार डायरेक्शन में आप इमोशनल हो जाते हो कि नहीं यार इस एक्टर को भी ले लो, नहीं 2 दिन और शूट करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, अब वो प्रोड्यूसर साइड आप भूल जाते हो। अगर आपका बैलेंस सरस्वती और लक्ष्मी का बैलेंस करेक्ट है ना, ओ वाओ क्या एग्जांपल है ये। वो बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इनके प्रो एंड कॉन्स है, जैसे आपने बोला दोनों चीजों के प्रो एंड कॉन्स। अगर आप बैलेंस रहोगे तो चीजें बैलेंस रहेगी। प्रो में क्या है, यू कैन टेक योर डिसीजन, आपको किसी को प्रूव नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा प्रोड्यूसर होता है और आप बोलते हो सर ये एक्टर करेक्ट है, मेरे को पॉपुलर एक्टर नहीं चाहिए, बेसिक एक्टर ही चाहिए, या मेरे को बेसिक नहीं पॉपुलर एक्टर चाहिए। तो प्रोड्यूसर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत गट फीलिंग पे भी होता है। और आपका प्रोड्यूसर अगर इन्वेस्टर है तो बेचारे समझ नहीं पाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे मैं इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो बोलते हैं साल में तो मेरा 1% ब्याज आएगा। मैं बोला ये वो बिजनेस नहीं है, वो 1% ब्याज लेने से आपका पोस्टर पे नाम नहीं आने वाला, आपका पोर्टफोलियो नहीं बनने वाला। अच्छा, ऐसे भी लोग ऐसे ज्यादा आते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा आते हैं ऐसा। तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो क्या होगा ना, लास्ट में मैं नहीं चाहता कि कुछ बिटर एक्सपीरियंस हो उनके। बिल्कुल। तो वो सब चीजें तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किधर कितना पैसा लगाना है, कितना बचाना है। तो आई थिंक एक अच्छे डायरेक्टर को और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोलता हूँ कि
मैं प्रोड्यूस क्यों करता हूँ, क्योंकि अपनी कहानी पे आप खुद रिस्क नहीं ले सकते तो कोई भी नहीं लेगा। तो कोई क्यों लेगा? आप जाके बोल दो, मेरे एक दोस्त है, बोले यार बहुत अच्छी कहानी है, 50 लाख में बन जाएगी। बोला 50 लाख में बन जाएगी, तुम बना लो। बोले यार 50 लाख का रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं बोला मैं क्यों लूंगा? क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि 50 लाख इन्वेस्ट करनी चाहिए। कई बार एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, कई बार 20 से 30 लाख की फिल्म पैसे डुबा देती है, लेकिन 2 से 3 करोड़ की फिल्म नहीं डुबाती है, क्योंकि उनके कैलकुलेशन करेक्ट रहते हैं कि ये 2 करोड़ की है तो इसका ओटीटी का इंप्रेशन भी ऐसा होगा कि इतने रुपए निकाल लेगी वहां से। राइट। तो वो कॉम्बिनेशन समझना, वो बैलेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव, मैं अपनी हर फिल्म में को प्रोड्यूसर रहता भी हूँ, और मेरा ये नहीं रहता उसको बनाने का कि इसमें मेरा पैसा निकले, मैं पैसा बनाऊं। मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है कि एक अच्छी फिल्म बन के निकले, आपका पोर्टफोलियो एज अ कंपनी, एज अ डायरेक्टर खराब ना हो, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जय वीरू ही है, ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे एक शादी में ना एक लड़की की माँ और लड़की का फादर होता है। एक पूरा बाहर जाके बारात की तैयारी कर रहा है, इधर आएंगे इधर खाएंगे नेगोशिएशन कर रहा है, और एक उसको बता रही है बेटा तुमको ऐसे रहना है घर में। मतलब मैं क्लासिकल वे में बता रहा हूँ। नहीं समझ गए। हाँ, तो ये दोनों चीजें ही है, एक इमोशनली, एक क्रिएटिवली इन्वॉल्व है, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है, वो फिल्म बना रहा है, और एक प्रैक्टिकली समझ रहा है यार इसमें इतने रुपए डाल देते यहाँ से 2 रुपए और बच जाएंगे। तो इसलिए मेरी 2 टीम रहती है, एक टीम जो मेरी प्रोड्यूसर साइड में रहती है, एक टीम जो मेरे डायरेक्टर साइड में रहती है। ये सिर्फ क्रिएटिव डिस्कस करते हैं, ये सिर्फ इनके आपस में क्लैश होते हैं, और मेरे को अच्छा लगता है इनके क्लैश होते हैं क्योंकि दोनों ऑनेस्टली सोच रहे हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड दैट इज हेल्दी। लेकिन क्या है कि आप प्रोड्यूसर बन रहे हो तो आपको डायरेक्टर से ज्यादा इन्वॉल्व होना है, आपको प्री अच्छे से करना है, और आपको एक विजन रखना है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, कहाँ रिलीज होगी, किस ओटीटी पे जाएगी, किस सैटेलाइट पे जाएगी, इसके म्यूजिक राइट्स का क्या होना है, इसके एयरलाइन राइट का क्या होना है, बहुत सारी चीजें। तो अच्छे प्रोड्यूसर को फिल्म का पैसा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गुनीत मोंगा का। गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर है, और उन्होंने मतलब क्रिटिकली भी फिल्में अच्छी बनाई है, ऑस्कर तक उनकी फिल्में गई है, और उन्होंने कमर्शियली भी उनको बैलेंस किया, राम प्रसाद की 13वीं और ये सब फिल्में। हाँ ब्यूटीफुल फिल्म। हाँ, राम प्रसाद की 13वीं, यस, मसान, नेटफ्लिक्स पर है। हाँ, मसान। हाँ, तो ये सब है। तो अच्छे प्रोड्यूसर्स ना बहुत अवेयर रहते हैं इंडस्ट्री के बारे में, और सिर्फ कमर्शियली नहीं, इमोशनली भी उनको पता है। कई बार मैं अच्छे प्रोड्यूसर से मिलता हूँ, उनको कहानी सुनाता हूँ ना, बोलता है ये कहानी तेरी ना पंजाब में बहुत चलेगी, तो उनको पता रहता है उस बेल्ट में चलेगी चीज। राइट। तो आपको उतना अवेयर होना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी जॉब। आपके पास पैसा है ना तो आप दे के आ जाओगे, आपके पास नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। आई थिंक RRR रिलीज होने वाली थी, और आई थिंक RRR ही थी, हाँ। और फिल्म प्रमोशन के वक्त जब जो टीम थी प्रमोशन के लिए, जो कंपनी को हायर किया था उन लोगों ने, दे सेड कि एक काम करो यार, आप देखो पंजाब में लोग बाहुबली को कैसे जानते हैं, फिल्म को, कि SS राजामौली की बाहुबली है वो, या फिर प्रभास की बाहुबली। आप उसको पकड़ो कि लोग किस तरह उस फिल्म को याद कर रहे हैं, उस चीज को पकड़ो और इस फिल्म को उस तरह प्रमोट करो कि अगर लोग इस तरह जान रहे हैं कि प्रभास की बाहुबली, तो फिर उसको इसी तरह प्रमोट करो कि प्रभास की बाहुबली जिसने बनाई वो RRR लेकर आ रहा है, यू नो। तो आई थिंक इतनी अंडरस्टैंडिंग, और मुझे लगा कि अच्छा प्रमोशन ऐसे ही होना चाहिए आइडियली। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस और उस हिसाब से प्रमोट करोगे तब जाके वो इफेक्टिव रहेगा, वरना तो देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल। और आई थिंक जो आप कहने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल, तो ये एग्जांपल मैं मतलब बता रहा था, उस पे कुछ अगर कोई आपको कुछ कहना हो तो, वरना आई विल कम टू अदर पॉइंट फिर, कि ये जो एग्जांपल दिया था मैंने, जो पढ़ा था कि SS राजामौली ही वांटेड टू अंडरस्टैंड, ये ना बहुत अच्छा पोजीशन है। ये देखिए मेनली क्या होता है ना, फिल्म एक्टर सुपर हीरो सुपरस्टार के नाम से जानी जाती है। सलमान खान की फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, डायरेक्टर के नाम से कोई नहीं जानता। मैं ये चीज बोलता हूँ, अगर जिस इंडस्ट्री में डायरेक्टर के नाम से फिल्म जानी जाएंगी ना, वो इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ करेगी। मैं बिल्कुल, सत्यजीत रे की फिल्म, राज कपूर की फिल्म, गुरुदत्त की फिल्म, तो ऐसा होता है। तो आई थिंक वहां पे आप इसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि कंटेंट प्रमोट हो रहा है या हीरोइज्म प्रमोट हो रहा है। यस, उतना बेसिक है। वेरी नाइस। तो इतना ही है। तो आप देखेंगे जहाँ पे डायरेक्टर के नाम से जानी जाएंगी, वो दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द कंटेंट। यहाँ पे हीरो के नाम से जानी जाएंगी, दे आर मोर कॉन्शियस एंड मोर
अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉपुलैरिटी या हीरोइज्म। राइट। तो सर तो हम हमारी अगर इंडस्ट्री की बात करें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, जो बहुत अच्छा पॉइंट आपने इनफैक्ट रखा कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भी है। और आपके हिसाब से हम हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या किन किन चीज़ों की कमी है अभी अगर हम देखें तो? नहीं देखो, एक एक चीज की तो बिल्कुल कमी नहीं है, पैशन की, क्योंकि साल में 100 से ऊपर फिल्में बन रही हैं। कुछ चीजों की जो कमी है वो मैं बोलूंगा कि टेक्निकल अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। हम टेक्निकली थोड़ा ये नहीं है। एक दूसरी जो ब्लंटली मैं बोलूँ कुछ चीज़ों की जो कमी है, ये है कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं कि यार ये फिल्म चल रही है तो हमको ऐसी फिल्म बनानी है, बॉलीवुड में ऐसा चल रहा है तो ऐसा। वो कभी नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव प्रोसेस में कुछ नया होना चाहिए। जैसे जितने फिल्म मेकर है, जैसे मैं केडी को जानता हूँ, कृष्ण देव याग्निक को, तो उनका मेरे को अच्छा क्या लगता है, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, वो ही डजंट बॉदर अबाउट इट। उनको यार मेरे को ये बनाना है, मेरे को खुजली है, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा बनाना। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। क्रिएटिव प्रोसेस ये होता है, क्रिएटिव चीजें वो होती है जो नई क्रिएट होती है, जो पहले बनी नहीं। तो आई थिंक हमको थोड़ा उस चीज में जाना चाहिए। जैसे लाइक रीजनल इंडस्ट्री की हम बात करें सक्सेस की, तो हम मलयालम की बात करते हैं। मलयालम में हर बार कुछ ना कुछ नया नया आएगा। ये कहानी ऐसी थी, चलो अभी कुछ नया बना है। कभी सुपर हीरो फिल्म बन गई, कभी कुछ लाइक दृश्यम का जो ये था, कभी मतलब आप देखें मंजुमल बॉयज हो गई, मंजुमल बॉयज है, कुछ हाँ, नथिंग कुंबले पर नाइट्स हो देखो गई। तो हाँ। तो इस सेम विद तमिल सिनेमा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको अभी क्या करना है ना, हमको फॉर्मेट्स तोड़ने हैं, टेक्निकली स्ट्रांग रहना है, और बस यही चीज है। और दूसरी चीज ये कि उसके प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। दूसरा एक चीज से बचना है, जैसे अभी एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ऐसा भी नहीं कि जीरो रिस्क ले, जैसे मैंने प्रोड्यूसर वाली जो बात की, तो ऐसा नहीं कि रिस्क लेना ही नहीं है। अभी भी हमको सब्सिडी पे डिपेंड नहीं होना है। हमको ये नहीं होना है कि यार मैंने फिल्म बना दी, इतनी सब्सिडी आ जाएगी मैं बच जाऊंगा। बचने की सोचनी नहीं है, क्योंकि पानी में घुसेंगे नहीं तो गीले नहीं होंगे। तो मेरे को लग रहा है कि सब्सिडी हमको बचा लेगी, हम इतना रिस्क तो ले सकते हैं। तो वैसे सोचना है तो मजा आएगा। हमको ग्रो करना है एज अ प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। तो जितने भी डायरेक्टर है ना, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप सेफ गेम से थोड़ा बाहर आ जाओ। आप छोड़ दो कि चलो सेफ गेम करना है। आप ये करो कि यार मैं अपनी पहचान बनाता हूँ एज ए डायरेक्टर, मैंने कुछ नया दिया, मैंने कुछ अलग दिया। आप इतने प्रेशर में मत आओ कि यार ये 3 दोस्तों की कहानियां चल रही है, कॉलेज की स्टोरी चल रही है, या हॉरर कॉमेडी चल रही है, तो हम उसी चीज में घुसे रहे, उसी चीज को। तो ये चीजें, और बॉलीवुड की कॉपी ना करें। बॉलीवुड डूबता जहाज है। हमारे पास तो अपनी खुद की कहानी है, गुजरात की इतनी कहानी है, तो हम उसमें उनको एक्सप्लोर करें, उसमें जाए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपने बोला जैसे एक सिंगर होता है, सिंगर की अपनी एक वॉइस होती है, अपना एक तरीका होता है। म्यूजिशियन होता है, उसका एक एक तरीका होता है। अमित त्रिवेदी का अपना स्टाइल है, अनु मलिक का अपना स्टाइल है, सलीम सुलेमान का अपना स्टाइल था, सचिन जिगर का अपना स्टाइल है, इलायराजा का अपना स्टाइल है, ए आर रहमान का अपना। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी आवाज बनाओ। एक डायरेक्टर का एक स्टाइल होता है फिल्म बनाने का, अनुराग कश्यप का अपना स्टाइल है, राज कपूर का अपना था। तो हमारी स्टाइल कब है, हमारी स्टाइल क्या है? जैसे आपने जय माता दी और ढ के बारे में बोला था, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि उसमें जो एक्टर्स का बिहेवियर ना, आपको हर फिल्म में एक जैसा ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई भी एक्टर हो, चाहे मल्हार हो या नसीर साहब हो, सबका बिहेवियर आपको एक जैसा ही मिलेगा हर फिल्म में। तो मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे अपनी, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम भी हर बार हर फिल्म के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। मैं सीखता हूँ अपनी हर फिल्म में। जैसे मान लो जय माता जी बनाई, तो उसमें मैंने 2 चीजें सीखी कि अगली फिल्म में मैं वो प्रॉब्लम नहीं करूंगा, अगली फिल्म में मैं वो ट्राई करूंगा। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ढ देख के बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया था थोड़ी स्लो है फिल्म, तो मैंने गांधीन कंपनी बनाई, या मैंने शुभ यात्रा बनाई, तो मैंने खुद एडिट की फिल्म कि मैं पेस करेक्ट रखूं। शुभ यात्रा के टाइम पे भी बहुत लोगों ने बोला कि इंटरवल के आसपास 5 मिनट स्लो है फिल्म, बाद में सही हो जाती है। तो मैंने जय माता जी में यही रखा कि यार वो पेस स्लो नहीं होना चाहिए। जय माता जी में एक फीडबैक था कि इंटरवल के बाद ना थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो अभी वो परफेक्ट टाइमिंग आनी बाकी है, परफेक्ट टाइमिंग आनी बाकी है। तो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट, आई एम लर्निंग दैट कि एक फिल्म आएगी जिसमें सब बोलेंगे यार ये फिल्म सब कुछ सही से बैठा, ये सही से बैठा। तो आप वैसे इवॉल्व होइए, वैसे काम कीजिए। और आई थिंक अभी ये जो लाइक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, ये बहुत अभी जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत बार मेरे दोस्तों से सुनता हूँ कि प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया,
या बहुत सारे प्रोड्यूसर से सुनता हूँ कि डायरेक्टर शूट करके भाग गया, डबिंग पे भी नहीं आता है। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 1 साल किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो 1 साल का आप मैरिज कर रहे हैं प्रोड्यूसर के साथ, तो आपको इन्वॉल्व होना है। आप बेशक आपकी फिल्म के लिए आपको इन्वॉल्व होना है, बाद में बेशक आप उसके साथ कभी काम ना करें, वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो उस फिल्म को आप के साथ आप जस्टिस करें, उस फिल्म का लैंडिंग करेक्ट करें। राइट। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि डू यू थिंक आवर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग जिस पेस से ग्रो होना चाहिए? बिकॉज अगर मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं थोड़ा क्रिटिकली होकर, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमने एक पेस पकड़ी थी अच्छी वाली, पर हम काफी टाइम से उधर अटक गए। फिल्में अच्छी अच्छी बन रही है, अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस मुझे लग रहा है अभी भी हम कहीं ना कहीं अटक गए। जो नंबर की बात करूंगा या व्यूअरशिप की बात करूंगा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं देखिए, रेशो ये होता है, साल में ना 2 या 3 फिल्में होती है किसी भी इंडस्ट्री में जो उसको हाईलाइट करती है इंडस्ट्री को। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं, कमर्शियली भी देखते हैं। जैसे एक इंडस्ट्री में 20 करोड़ की एक फिल्म का कलेक्शन होना, 18 करोड़ का कलेक्शन होना, 10 करोड़ का, 12 करोड़ का होना, ये हेल्दी है, ये अच्छा है। नंबर ऑफ फिल्म्स देखें तो गुजराती में नंबर ऑफ फिल्म्स 100 के ऊपर जा रही है, वो भी हेल्दी है। दूसरा आप देखिए, छेल्लो शो की आप बात करें, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी, ट्रेबेका में थी, ठीक है। हिलारो की आप बात करें, ठीक है। गांधीयन कंपनी भी थी, तो उसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म मिला था, इंडियन कॉम्पिटिशन में मिला था। तो लास्ट ईयर कच्छ एक्सप्रेस की आप बात करें तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब हम क्रिटिकली भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमने अपनी पहचान बनाई। जैसे मैं आपको बताऊं, एसमी सिनेमा है, साल में 10 12 15 फिल्में बनती है, उनमें से एक अच्छा करती है, फिर 2 साल नहीं बनती है। तो उन सब से, बंगाली से आप देखिए, मराठी में तो चल रही है, फिल्में बन रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो उस हिसाब से हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, रीबर्थ देखिए गुजराती सिनेमा का, तो 2014 2014 के आसपास से रीबर्थ होना शुरू हुआ है। फिर से या 10 11 12 के आसपास से आप मान लीजिए, अभिषेक की फिल्म आई, केवी तेजेश या हाँ, केवी चेल्लू तेजेश दिवस आई, भी हाँ या चल्लू दिवस, आई थिंक उससे हाँ फिर सिनेमा वैसे ही जी। तो किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ ना हम सिर्फ नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि थिएटर में कितना कमा रही है। जैसे तेलुगु में और मलयालम में बहुत डिफरेंस है। तेलुगु फिल्म ये बिजनेस करती है, मलयालम ये बिजनेस करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों में की पॉपुलैरिटी में कोई कमी है। दूसरी, जैसे सत्यजीत रे की फिल्म लॉस में ही रहती थी, उनकी फिल्मों ने इतना कमाया नहीं, लेकिन आज भी जानी जाती है। अगर हम किसी डायरेक्टर की बात करें तो वही, हम सत्यजीत रे, राज कपूर, इनकी बात करेंगे। इन्होंने कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं दी है, लेकिन इनकी फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी थी। नाइस, गुड तो पॉइंट। 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी लोग बोलते हैं वो फिल्म आई थी। तो एक एक जो क्राइटेरिया है कि कोई इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, मतलब उसमें ये फिल्म हिट हो गई। जैसे फिल्मों के हिट होने पे मैं बताता हूँ, जैसे ढ ने अभी तक मैंने जितने भी फिल्म बनाई, सबसे कम जो कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस पर, ढ ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मुझे जिस फिल्म की वजह से जानते हैं वो ढ है। तो और नॉन गुजराती लोग भी ढ की वजह, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे गए, उन्होंने देखी है फिल्म, इक्की दुक्की फिल्में ही है उधर। तो आपको कौन सी फिल्म कैसा फायदा देती है, कैसा प्रॉफिट करती है, वो देखा जाता है। तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है, और किसी फिल्म को इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो या तो वो हीरोइज्म के जरिए करते हैं कि एक बड़ा स्टार बन जाए, तो हमारे पास वो भी है, हमारे पास नंबर ऑफ फिल्म भी है, हमारे पास क्रिटिकली अच्छी फिल्में भी है। तो थोड़ा थोड़ा सब है, एक थाली जैसा है हमारे पास। तो आई थिंक इट्स डूइंग गुड, बट हमको क्या करना है ना, हमको अपनी पहचान बनानी है और अच्छी फिल्में बनाते रहना चाहिए। साल में अगर 5 अच्छी फिल्में आती है तो इंडस्ट्री विल सर्वाइव। मैं आपको डेटा वाइज बताता हूँ, इस साल आप देखें तो नंबर ऑफ, जो अगर पैसे की कलेक्शन की हम बात करें, तो पिछले 2 सालों में हमने जितना किया है उसका पर ईयर हम देखें तो हम अभी तक कर चुके हैं। हमारी 3-4 फिल्में जो है, यू मीन अभी 25 में, 25 में, हाँ, तो हम वो 60 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। लाइक लास्ट 2 ईयर हम देखें तो एक पूरे साल का इतना था। ये सारी फिल्मों ने एक साल में 60-70 करोड़ के आसपास इकट्ठा किया था, हम अभी तक कर चुके हैं वो। आगे तो और अच्छी अच्छी फिल्में आनी बाकी। ओह ओके। तो चलो हम फिल्मों की बात कर ही रहे और थिएटर्स की बात कर रहे हैं। OTT इज द टॉपिक विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ हर जगह, और मुझे लग रहा है कि फिल्में OTT पे आएगी, इसलिए लोग थिएटर में नहीं जाते देखना।
तो do you agree to this? Do you think it's a boon or not really? नहीं, देखो कई चीजें हैं, हर टाइप की ऑडियंस है, वो ये बात करेक्ट है इसमें, लेकिन मेरे को कुछ और भी डेटा मिले हैं जो काफी सरप्राइजिंग है। यही सुनना जैसे है हम जैसे मैं नेटफ्लिक्स से बात करता हूँ या मैं सोनी लिव से बात करता हूँ, हॉटस्टार से बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास गुजराती सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए हम गुजराती फिल्म्स नहीं लेते। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ, तो फिर कहाँ पे देख रहे हैं लोग फिल्म? जैसे शेमारू है, शेमारू पे एक डेडिकेटेड ऑडियंस है गुजराती की, और ये बात भी है कि लोग वेट करते हैं। देखो बहुत सारी अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है, जो फर्स्ट वीकेंड पे देखती है, फिर एक ऑडियंस ऐसी है जो 99 में देखती है। तो थिएटर एक एक्सपीरियंस है, थिएटर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मैं प्रेफर करता हूँ मेरी जिन फिल्मों का मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं थिएटर पे जाके देखूँ। ओटीटी पे मैं एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, कोई भी ओटीटी मैं खोलता हूँ ना, तो 20 मिनट तक तो मैं देखता हूँ ये देखूँ या ये देखूँ, और फिर मेरा एक अटेंशन स्पैन रहता है कि कोई भी फिल्म मैं 10 मिनट देखूँ ना, तो मेरे को लगता है यार वो इससे पहले वाली जो थी वो देखता तो बेटर रहती, चलो 10 मिनट उसके जाके देखता हूँ। फिर तो कई बार ऐसा होता है, एक दिन आपने 2 घंटे ओटीटी पे स्पेंड किए, आपको नंबर ऑफ फिल्म्स पता है कितनी उस पे, लेकिन आप कोई भी फिल्म पूरी नहीं देख पाए, राइट। अनटिल अनलेस एक बहुत अवेटेड फिल्म थी। तो ये डेटा काम करता है, पर आई थिंक थोड़ा गैप और हो सकता है इस चीजों को लेके, क्योंकि अभी एक आमिर खान का मैंने स्टेटमेंट सुना था, वो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि हाँ, एक फिल्म के 2 बिजनेस मॉडल कैसे हो सकते हैं, कि आप मेरी फिल्म थिएटर में आके देखिए, और थिएटर में आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, YouTube पे 4-5 वीक सब्सक्राइब। में हाँ आपके पास आ हाँ जाएगी, ओटीटी पे आ जाएगी। तो वो तो सही बात है, वो स्ट्रेंज है। तो जैसे पहले टीवी पे भी आती थी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आती थी, राइट। और वो पता नहीं होता था आपको आएगी नहीं आएगी। दूरदर्शन पे हम फ्राइडे को देखते थे नई फिल्म कोई आने वाली है, या संडे को कोई नई फिल्म आने वाली है, वैसा भी होता था। सिनेमा जी सिनेमा पे आती थी। तो ओटीटी वाला, देखिए, और ये बहुत मिक्स ओपिनियन है मेरे इस बारे में, मैं बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ, हाँ कई प्लीज बार प्लीज। फिल्म मेकर को ओटीटी बचा भी देता है कि यार आपका फिल्म यहाँ से पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो आपका ओटीटी से थोड़ा पैसा आ जाएगा, आप बच जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑडियंस ना उधर कंसंट्रेट कर पा रही है, ना उधर कंसंट्रेट कर पा रही है। तो ये मिक्स ही चीजें ही है, पर आई थिंक मेरे को लगता है कि दोनों चीजों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। थिएटर में फिल्म आप देख रहे हैं, आप 50 लोगों के साथ बैठते हैं और वो हंस रहे हैं 50 लोग, तो आपको कई बार ये पता चल जाता है, आपको भी हंसने का मन करता है। तो थिएटर का एक्सपीरियंस अलग है, ओटीटी का एक्सपीरियंस अलग है। आई थिंक यू आर देयर, मतलब थिएटर में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है हाँ और कुछ करने का, हाँ हाँ, मूवी देख रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक पहले री रिलीज की बात करते हैं, अभी तो री रिलीज का पूरा दौर चल रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब री रिलीज के पीछे का कारण क्या है? Do you want to Re-release follow के this trend, or do you agree with this trend or not really? मिक्स ओपिनियन है। कई बार वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक एक एलिमेंट रहता है, तो मैं चला जाता हूँ कि अरे हाँ, ये फिल्म हमने तब देखी थी, चलो हम दोबारा देख के आते हैं। एक बार एक सेकंड इनिंग भी रहती है कि यार कभी इस फिल्म ने, जैसे बहुत सारी फिल्में थी, उन्होंने तब अच्छा नहीं किया, लेकिन अब सनम तेरी कसम हाँ हाँ ने बहुत अच्छा किया इस हाँ। बार जब री रिलीज किया, तो वो है। पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है क्या कि हमारा कंटेंट सफिशिएंट नहीं है क्या, बहुत सारी अच्छी फिल्में नहीं आ रही है जिसकी वजह से ये सब चीजें होनी शुरू हुई कि हम री रिलीज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वही वजह है कि चलो किसी तरीके से ऑडियंस आए और फुटफॉल बना रहे लोगों का, तो ऐसा भी है। तो क्योंकि ये सारी फिल्में जो भी री रिलीज हो रही सब ओटीटी पे या कहीं ना कहीं तो है, या टीवी पे आ रही है, या यूट्यूब पे है, या नेटफ्लिक्स और प्राइम पे कहीं पे तो है, फिर भी आ रहा है। और देखिए री रिलीज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। री रिलीज कई बार देखें तो एक फिल्म के ऐसे नहीं कि उसके 1000 शोज में रिलीज हो रही है या 100 शोज में रिलीज, उसके पर सिटी 5 से 10 शोज ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर है। करण अर्जुन मैंने देखी थी री रिलीज में। हाँ मैंने भी देखी वो, क्योंकि बचपन में हमने देखी थी और मजा भी आया देख के, बहुत बहुत मजा भी आया देख के। तो री रिलीज कमर्शियल मॉडल का पार्ट नहीं है, वो एक एडिशनल एलिमेंट है कि चलो हमने, आपके पास एक रीजन और है थिएटर में जाने का, थिएटर में वो फिल्म एक्सपीरियंस करने का। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं करण अर्जुन देखते टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि उस टाइम पे पर्टिकुलरली फिल्म्स थिएटर के लिए बनती थी, क्योंकि करण अर्जुन का जो फॉर्मेट है, स्क्रिप्ट का जो फॉर्मेट है, हर 2-3 मिनट में एक डायलॉग आएगा, एक ट्विस्ट आएगा, बहुत कनेक्टेड रहेगी, हीरोइज्म रहेगा, और हर 10 से 15 मिनट पे एक गाना आ जाएगा।
20 मिनट मैक्सिमम। हाँ हाँ, आई थिंक 15-20 मिनट में एक आ ही जाता है। हाँ, तो आई थिंक ये भी था कि हम, तो वो थिएटर एक्सपीरियंस था वो सारी फिल्में आप देखें तो। मेरे तो, मैं अभी ऐसा नहीं, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, पर हमारे थिएटर में जब मैं छोटे बच्चे थे तो कई बार क्या होता था, कोई गाना अच्छा लगता था ना तो हम वो प्रोजेक्टर रूम में से चिल्लाते थे कि दोबारा लगाना, तो लगा देता था। अच्छा, ये आज तक मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया ये है। हमने किया था, हम जाके थे कि वो समय भाई दोबारा हाँ। लगाना, वो गाना मस्त था, तो बेचारा कुछ तो करके सेट करके दोबारा लगा देता था, और हमको लगता था फिल्म देखे ना देखे गाना 2 बार देख लिया, मजे आ गए। और तब ऐसा भी होता था कि एक फिल्म री रिलीज होती थी कि उसमें एक गाना ऐड हुआ है, तो आई थिंक वो सब एक्सपीरियंस को अलाइव रखने के लिए। पर री रिलीज ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि फॉर्मेट ही चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। ऐसा तो नहीं किया। बट देन सिंस वी टॉक अबाउट थिएटर्स, आई थिंक एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि कॉम्प्लेक्स थिएटर्स हैज मेड श्योर कि फिल्में लोगों तक पहुंचाए, यस, है ना। मतलब आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, जस्ट मेकिंग श्योर कि लोगों तक पहुंचे। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव। एग्जैक्टली, अच्छा इनिशिएटिव है। और जगह जगह पे आपके पास थिएटर है, जैसे कॉम्प्लेक्स का अगर आप देखें, स्ट्रक्चर देखें ना, तो आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। हाँ एग्जैक्टली, एक छोटे छोटे सेंटर्स है, और वो करेक्ट आपको एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, और वो एक एक कॉम्पैक्ट वे में आपको लग्जरी भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तो आई थिंक ये अच्छा है। और आप देखेंगे ना, कॉम्प्लेक्स की जो टिकट्स है वो इतने एक्सपेंसिव या इतने उसमें नहीं जाती है, तो आई थिंक मेरे को लगता है एक मिडिल क्लास को वापस थिएटर में लाने का जो काम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, राइट। तो वो अच्छा इनिशिएटिव, और वो बहुत बैलेंस इनिशिएटिव है। और उसमें हर टाइप की, जैसे आप देखेंगे इनमें रीजनल भी उतना ही बैलेंस रहेगा, हिंदी फिल्म भी आएगी, आप इंग्लिश भी आएगी, तो दैट इज करेक्ट बैलेंस, और वो ही चाहिए। क्योंकि अभी मेरे को लगता है हम एक ट्रॉमा में हैं ओवरऑल। वो ट्रॉमा कौन सा है, सिंगल स्क्रीन से जो मल्टीप्लेक्स के में गए ना, तो वो ट्रॉमा में है कि ये इतने रुपए का पॉपकॉर्न कहाँ से आ गया। तो एक बहुत सारे लोगों को मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि जो साल में एक बार थिएटर जा रहे हैं, 2 बार, और वो अभी भी सोचे यार हम अपने टाइम पे तो 20 रुपए की 30 रुपए की टिकट लेते थे। वो एरा तो नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने वो एक्सपीरियंस भी चेंज किया है, और वो टिकट को भी बैलेंस रखा है, और वो व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी बैलेंस रखा है कि आप एक अच्छे से कुशन वाले काउच पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं, अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ देख रहे हैं, तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। बट आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि मैं तो ऑडियंस हूँ इसलिए मैं पूछ सकता हूँ, मुझे पता नहीं होगा इसका जवाब, कि ऐसा हुआ है कि विद कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली कि डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कम्स टू बॉलीवुड, तो यूजुअली ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है, शोज ज़्यादा होते हैं, बट व्हेन कम्स टू रीजनल सिनेमा तो थोड़ा कम तवज्जो दिया जाता है उसे। तो डू यू थिंक ऐसा कॉम्प्लेक्स के साथ आपने मतलब कुछ उल्टा एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या कुछ? नहीं, मैं तो बल्कि पहली बार मेरी ये जो जय माता जी में कॉम्प्लेक्स बहुत इन्वॉल्व थे, उसमें तो मैंने तो उल्टा एक्सपीरियंस किया कि एक रीजनल फिल्म को आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आप ज्यादा पुश कर रहे हो, आप ज्यादा स्पेशल शोज करवा रहे हो, और बहुत इजी रहता है कि हमने मोस्टली सारे स्पेशल शोज कॉम्प्लेक्स में किए थे, तो वो काफी पुश मिला, काफी सपोर्ट मिला, और यही जरूरत है। क्योंकि मैं आपको अभी भी ये बता रहा हूँ कि आप दूसरी या तीसरी फिल्म प्रोड्यूस करो, चौथी फिल्म प्रोड्यूस करो, डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए हमेशा एक ऐसा ये रहता है कि आपको धूल में लाठी मारनी पड़ती है, आपको पता नहीं रहता है। पर इधर थोड़ा क्लियर वे हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि हाँ आपके पास इतने लोग, क्योंकि अभी भी गुजरात में कल्चर है कि 60 लोग एक साथ फिल्म देखने आए, आपको एक दिन कॉल आएगा कि हमारे 60 लोगों का ग्रुप है, हमको फिल्म देखनी है, कहाँ जाए? तो हमको पता है कि यार ये एड्रेस है, आप इनको इधर भेज सकते हो, इनके लिए चीजें बैलेंस हो जाएगी इधर जाके। तो वो सपोर्ट कॉम्प्लेक्स दे रहा है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ये रील वाली दुनिया पे थोड़ी बात करनी थी कि उसकी वजह से इंडस्ट्री में कितना बड़ा हिट आया है। जैसे मुझे लग रहा है कि फोकस टाइम लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कि जैसे मैं अभी ये अंदाज अपना देखने गया था, और मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि सीन एस्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और बाय द टाइम वो एस्टैब्लिश हो, लोगों में वो पेशेंस लेवल ही नहीं रहता है, फोन निकल जाता है, एक दो स्टोरीज देख लेता है। तो आई थिंक फॉर अ डायरेक्टर इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। अभी मतलब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और बता रहे थे डायरेक्टर की यू नो इट्स बिकमिंग चैलेंजिंग फॉर अस एज वेल, और हमें ये करना पड़ रहा है कि 10 सेकंड का सीन जो है, जहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम यू नो लेट्स से एक्टर को, हमें उसको 10 अलग अलग एंगल से उसको दिखाने की कोशिश हम करें। क्यों? क्योंकि वो इतना इट्स लाइक ट्री टू योर आइज, आपको मतलब देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक ही सीन देख रहे हो, यू नो इट्स लाइक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। वो रील
कि दुनिया इसमें में आप हो ऐसा? इसमें दोनों चीज है। मैंने भी सेम चीज एक्सपीरियंस की। एक बार एक प्रोडक्शन कंपनी उधर हम बैठे थे, तो बोले लोगों में अटेंशन स्पेन नहीं है, वो अगर आपने 3 सेकंड में कुछ नया नहीं किया तो स्वाइप कर देंगे। हाँ। दोनों ही चीजें मैं बोल रहा हूँ, वो रील्स आप फ्री में देख रहे हो इसलिए आप स्वाइप कर रहे हो। जब आप थिएटर में जाके बैठते हो, आपने टिकट ले ली ना, तो शुरू के 15 से 20 मिनट तो आप बैठोगे, आप जाके सेटल डाउन होगे, आप देखोगे बाजू में कौन बैठा है, ये सीट खाली है, आप देख रहे हो व्यूइंग करेक्ट है, इधर ऐसे होके बैठो, ऐसे होके बैठो। तो वो 10 हाँ। मिनट तो आप डालने वाले हो, तो 10 मिनट हमको मिल जाता है स्टोरी एस्टेब्लिश करने का। और वो करेक्ट टाइम है। पहले भी ऐसा होता था, 10 मिनट में स्टोरी एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए, प्रोटैगनिस्ट आ जाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया लग जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं ना कि रील में फटाफट नहीं 3 सेकंड में 4 सेकंड में नहीं स्किप कर देंगे, वो ट्रेलर के लिए चलेगा। जब आप अपने ट्रेलर बना रहे हो तो उसके लिए वो बात ठीक है कि आपको शुरू के 4-5 सेकंड में कोई हुक डालना चाहिए, जिससे लोग आपका 2 मिनट का ट्रेलर पूरा देखें। फिल्म में अगर आप ये करने जाओगे ना, आप फंस जाओगे, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म है, आप कितने फ्लैशेस दिखाओगे? उसके बाद क्या होगा कि लॉन्ग फॉर्मेट में तो 10 से 15 या 20 मिनट के बाद तो लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। लोग बोलेंगे आराम से मेरे को कहानी बता दो ना, मेरे को फ्लैशेस नहीं देखनी। रील में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप 2 घंटे तक रील भी नहीं देख पाओगे। रील देखने का में आप 20 से 25 मिनट के बाद आप एग्जॉस्ट होने लगते हो। राइट। तो वो करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। देखिए जब वीडियो आया था ना, VHS आए थे, तभी आया था कि VHS थिएटर को खा जाएगा। फिर टीवी आया, टीवी थिएटर को खा जाएगा। वो चीजें नहीं खाती है, बस हमको मेकर्स को अडेप्ट होना पड़ता है। वो क्या करते हैं ना, ये जो नए फॉर्मेट आते हैं ये पुराने डायरेक्टर्स को खाते हैं, बाकी किसी मीडिया को नहीं खाते कभी भी। तो फॉर्मेट चीज जो है, नए डायरेक्टर जो नया फॉर्मेट समझते हैं, नई जनरेशन को समझते हैं, वो आ जाएंगे, वो वैसी फिल्में बनाने लग जाएंगे जो नई जनरेशन को चाहिए। थिएटर कहीं नहीं जाने वाला है, थिएटर था, थिएटर है, थिएटर रहने वाला है। तो मैं ये मानता हूँ, तो इस चीज में ना हमको इन चीजों पे और हमारे कहानी बताने के फॉर्मेट नहीं ये होने चाहिए। क्योंकि जब कोई बुक माई शो पे या किसी ऐप पे टिकट बुक कर गया, विंडो से टिकट लेके आता है, उसको पता है 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो प्रिपेयर हो क्या है। वो ये नहीं बोलता कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, 1.5 घंटे में फटाफट दिखाओ। तो बट देन सॉरी मैं दिस इज लाइक बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, जब सिंघम 3 देखते हैं हम, ठीक है, तो अर्जुन कपूर एंट्री ले रहा है, यहाँ से वॉक करके वहां जा रहा है, उसको 10 अलग एंगल में दिखाया, वो वायरल ही होगा। हाँ। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं नेटफ्लिक्स पे एडोलेसेंस देख रहा हूँ कि जहाँ 1 घंटे का एपिसोड विदाउट एनी कट्स, एक सिंगल टेक, मतलब मुझे 1 घंटा वो छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे वो स्टोरी सो ग्रिपिंग, स्टोरी टेलिंग इज सो ग्रिपिंग कि मतलब कोई स्कोप ही नहीं है आपके पास कि आप उधर से हिलोगे। तो इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नहीं करेक्ट है। आप जो एग्जांपल दे रहे हो ना, आप वो एग्जांपल बहुत अलग एप्पल टू एप्पल नहीं हो रहा। हाँ, एप्पल टू एप्पल नहीं है प्लीज। क्योंकि आप मैं बोल रहा हूँ आपके कंटेंट को ग्रिपिंग तो होना ही पड़ेगा, उसमें चीप थ्रिल डालने वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल आपने दिया जिसमें आप चीप थ्रिल की बात कर रहे हो कि वो अलग अलग एंगल से बैकग्राउंड म्यूजिक डाना डाना करने से लोग अटेंशन में नहीं आएंगे। कंटेंट तो आपको अच्छा देना ही पड़ेगा। मैं भी जब लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे से तीसरे पेज में नई बात आनी चाहिए, कहानी थोड़ी घूमनी चाहिए। हर 10वें पेज में एक कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए कि मैं 10-10 जैसे फिल्म मेकिंग के टाइम पे एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर बोलते थे कि शुरू के 15 से 20 मिनट में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहानी में, कहानी किधर जाने वाली है, किसकी लड़ाई के बारे में बात होने वाली, किसके चैलेंज के बारे में, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है आपका उसका चैलेंज क्या है, वो शुरू के 15 मिनट में पता चल जाना चाहिए। उसके बाद ये जो सेकंड एक्ट है ये 15 मिनट से फिल्म खत्म होने के 20 मिनट तक पहले तक चलेगा और लास्ट के 20 मिनट में वो रिजॉल्व करेगा, हीरो जीतेगा। मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि आपके हर 10 मिनट में कुछ होना चाहिए। तो इंटरवल से पहले 5 से 6 ट्विस्ट होने चाहिए, इंटरवल के बाद 5 से 6 ट्विस्ट होने चाहिए, तब लोग कहानी में बैठते हैं, तब लोग कहानी में एंगेज होते हैं। तो वो होना चाहिए। जैसे आपने एडोलसेंस का जो एग्जांपल दिया, दैट्स अ ग्रेट कंटेंट, मतलब वो करेक्ट कंटेंट है। तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 20 मिनट की कहानी का बब्बल गम बना के उसको 2 घंटे की कर दो। कैमरा एंगल उसमें कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। कहानी में बात होनी चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए कि जैसे आपने देखा ना 10 मिनट बाद लगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है, अभी देखो 10 मिनट बाद कुछ और है, 10 मिनट बाद कुछ और है। तो आपको एंगेज करे रखे, आपको
आपको वो टाइम ना मिले कि आप फोन निकाल के ये देखना शुरू करें। एग्जैक्टली। तो इट्स अबाउट दैट। फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फोन ने पेशेंस हमारा खराब किया है। पर यही है कि जब आप एक फिल्म देखें, क्योंकि एक फिल्म ना, एक रील शायद 2 मिनट की प्लानिंग में और 10 घंटे के प्रिपरेशन में बन सकती है। लेकिन एक फिल्म को 2 साल लगते हैं। 2 साल में जब आप लगा रहे हो तो स्क्रिप्ट आपका इतना जकड़ा हुआ होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, शुभ यात्रा के टाइम पे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को बोला कि फिल्म बहुत अच्छी लगी, मजा आ गया यार, बस इंटरवल के पास 5 मिनट थोड़े स्ट्रेच हुए थे। तो उन्होंने 2 घंटे की फिल्म नहीं देखी, वो 5 मिनट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो आई टुक इट एज अ लाइक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि हाँ, थोड़े से 10 मिनट ड्रैग हुए तो आपकी फिल्म को खराब कर सकते हैं। और वो तो थिएटर में वो लोग बैठे थे, ओटीटी पे वो तो स्विच कर देंगे वो। नहीं यार, स्लूज आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कोई और देखना। और टीवी का आपको फॉर्मेट बताता हूँ। टीवी में ऐसा होता है, लोग शुरू से एंड तक नहीं देखते। आपने टीवी लगाया, आपने ब्रेक टू ब्रेक देखते हैं आप, तो उसके ब्रेक ऐसे डिसाइड रहते हैं कि यहाँ से यहाँ का एक ब्रेक करो, यहाँ से यहाँ का एक ब्रेक। हाँ, करेक्ट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी टू सीरियस, ये थोड़ा फन सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। What we call it rapid fire round with Manish Saini. Are you ready? Yes sir. You have to be quick. Yes. है ना? चलिए ठीक है। You'll try to be quick. All right. कोशिश ही करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं। First question. ढ और शुभ यात्रा की हम बात करें, which one was the harder to make? शुभ यात्रा। हाँ। Dream Gujarati actor you would love to direct? Dream Gujarati प्रतीक गांधी and परेश रावल। Oh, please उन्हें कौन है, हेरा फेरी कर ले। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। One word to describe each of your films. The is simple, straight to the heart. Gandhi is fun. Gandhi and Company is fun. Shubh Yatra is like one of my personal project, and Jai Mata Ji was my dream to make this film. Wow. Okay. Script first या visuals first? Script. Okay. Night shoot या early morning shoot? Early morning. Silent film or musical? Musical. And okay. Both. Sorry. Both. Because next I'm making one silent film without any dialogue. Oh, is it? Yes. Oh, ये कुछ मिला हमें नया। Wow. बर्फी ऐसा वाला कुछ बनने वाला है? Kind of. नहीं बर्फी में फिर भी डायलॉग है। तो जीरो डायलॉग। पुष्पक जैसा कुछ। हाँ, पुष्पक जैसा। Okay, nice. ये आखिरी है, थोड़ा difficult है। Arrange these actors according to their performances. मल्हार, प्रतीक, यश या रौनक, चारों को परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखना है। देखिए इसमें इशू क्या है मैंने यश और प्रतीक के साथ काम नहीं किया है, ठीक है, जितना देखा है चलो, हाँ, उस बेसिस पे मल्हार, प्रतीक, यश या रौनक, तो आपने इस अरेंजमेंट में क्यों रखा है? मैं तो ऐसे ही सर, ऐसे ही आपकी फिल्मों में यूजुअली मल्हार को हमने देखा है, तो मैंने अभी पहले मल्हार रखा है, फिर तो ऐसे ही प्रतीक सर आ गए लिस्ट में, फिर यश जी आ गए, फिर रौनक जी। आई थिंक करेक्ट है, सही जा रहा है, ठीक है। सो वी पिक दिस वे, राइट? मल्हार, प्रतीक, यश, रौनक। मे बी प्रतीक, मल्हार, यश एंड रौनक। ओके बट ऑल ऑफ देम आर गुड। एब्सोल्युटली, मतलब वो उस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जितने वो देख भी रहे तो आप बहुत अच्छे हो, मतलब आपकी फिल्में देखने में बड़ा मजा आता है। हाँ, एक सोयाबीन वाले पनीर है हाँ बिल्कुल। सो ओके, वैसे ही हम फीमेल एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। आरोही, दीक्षा, किंजल, श्रद्धा, पूजा। आरोही, दीक्षा, किंजल, श्रद्धा और पूजा। बहुत गलत बात है, गलत यही करने में मजा आता है हमें, थोड़ा गलत चीजों में। ओके, जिसका नाम ए पे आ रहा है वो पहले ओके वो पहले, ठीक है। और फिर नहीं, आई थिंक मैं बताऊं मेरा, जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, प्लीज, वही चाहते हैं, रैपिड फायर को ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स, रॉ एंड अनफिल्टर्ड। यस, प्लीज बी ऑनेस्ट। जैसे मैंने आई थिंक इनमें से किसी के साथ काम नहीं किया है। दीक्षा का काम मेरे को लाइक, सबका काम, श्रद्धा का काम बहुत इम्प्रेसिव रहता है, ये सब रहता है। तो मैं जैसे कास्ट करता हूँ ना किसी को भी, तो एक कैरेक्टर रहता है पर्टिकुलर। जैसे मल्हार को मैंने छेलो दिवस की वजह से कास्ट नहीं किया था, ठीक है, मल्हार का मेरे दिमाग में इंप्रेशन अलग था। तो आई थिंक आप ये ना समझे कि मैं ऐसे किसी के एक्टिंग स्किल्स को लेके कर रहा हूँ। हाँ, ये चीजें बोलने में इजी होती है, पर ये होता है कि किसी को जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग द जूस आउट ऑफ दिस, नथिंग एल्स। आई थिंक श्रद्धा, दीक्षा, आरोही एंड पूजा और हाँ किंजल।
किंजल एंड पूजा है। ओके, फेयर आई थिंक अगर आप देख रहे हो तो फेयर एंड स्क्वायर, और कुछ नहीं था ये। इट वाज फन, मजा आया, थैंक यू सो मच। हाँ मतलब लास्ट में मैं जो मेरे को फंसाया वही कोशिश थी कि लेकिन पूरे कॉन्वर्सेशन में Yes, आपको लेकिन इतना रैपिड फायर का मतलब ये नहीं है कि इनके पेमेंट पे कुछ असर पड़ना चाहिए, पेमेंट शायद अलग हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच, thank you very much. प्लेजर हैविंग यू, Thank you. सर, थैंक यू। It was good, my pleasure. बहुत मजा आया, होप एवरीवन एंजॉयड, आई होप यू गाइस एंजॉयड जो भी देख रहे हो। थैंक यू, Thank you. सुपर।